हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन बैच में जो हमारा वीकली टेस्ट है, आज टेस्ट नंबर 3 है। और आपको प्रत्येक डे का टॉपिक के अनुसार तो टेस्ट वहीं रहा है। इसके अलावा क्या है, एक सप्ताह में हम जितना पढ़ते हैं उसका भी टेस्ट कर लेते हैं। इस सप्ताह में थोड़ा पढ़ाई कम हुआ है क्योंकि जो बीच में बिहार में इस तरह से घटना देखे, दुखद घटना हुआ। 2 ही लेसन आपको टारगेट के लिए मिला था। एक लेसन आपको मिला था प्राकृतिक आपदा, एक आपको प्रदूषण। इस दोनों चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। एक बार साउंड वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी भाई बहन पहला बार देख रहे होंगे, बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन बेस से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पर टारगेट दिया जा रहा है, वो तो कंप्लीट करना ही है। उसके अलावा टेस्ट भी उसमें है। उसके अलावा जो है, आपको एक वीक के भी बाद क्या है, एक सप्ताह का टेस्ट करवाया जाता है और हर तरह के प्रश्न इसमें लिया जाता है, ताकि किसी भी तरह के सवाल अगर एक्चुअल एग्जाम में पूछ दे तो आपको दिक्कत ना हो। एक्चुअल जितना भी क्वेश्चन होता है आपको चैप्टर वाइज ही करवा दिया जा रहा है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये सब जो होता है आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जितना भी जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और देखिए दोस्त, अगर आपको बिहार दरोगा बनना है या बिहार का कोई भी एग्जाम निकालना है तो बिना इस तरह के सवाल को सॉल्यूशन किए हुए आप नहीं बन सकते हैं। वर्तमान में सारा के सारा जो एग्जाम है बिल्कुल बदल गया। हम लोग क्या करते हैं, पुराना जो है उसी अनुसार क्या है, चलने का प्रयास करते हैं। तो वैसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और देखिए, इस बार इस पर देखिए क्या कि जिस तरह से प्रश्न पूछा गया था, जो बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं गया होगा 1 से 100 तक बढ़िया से बना भी नहीं पाया होगा। अब जब यही प्रैक्टिस कर लेंगे, साथ ही इसमें क्या होता है कि आप जरूरी नहीं कि सब आप जानते ही होंगे। इसमें से क्या है, एक आध फैक्ट आपको चेक किया जाता है। एक आध फैक्ट से भी क्या पूरा क्वेश्चन आपको आंसर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो देखिए क्या हुआ कि आपको सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 45 चल रहा था, और जापान हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। उसी के बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने निर्णय लिया कि हम जापान के ऊपर परमाणु बम गिराएंगे। और पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस शहर था जापान के हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम आपको गिराया गया था। और यहाँ पर जो बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। क्या रखा गया था? लिटिल बॉय इसका नाम रखा गया था। लिटिल बॉय इसका नाम रखा गया था, लिटिल बॉय। और इसमें जो आपका तत्व का प्रयोग किया गया था, वह तत्व कौन था? यूरेनियम। कौन था? आपको यूरेनियम नामक तत्व का यहाँ पर प्रयोग आप किया गया था। ये सब क्वेश्चन आपको मिला करके ही पूछा गया। 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था, बिल्कुल सही बात है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। हाँ, ये भी क्या आपको है, सही है। अगला क्या है कि लिटिल बॉय में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नहीं, लिटिल बॉय में प्लूटोनियम का प्रयोग नहीं किया गया था। लिटिल बॉय में क्या है, यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। जो नागासाकी वाला गिराया गिराया गया था, वहां पर क्या है, आपको प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर प्लूटोनियम का जगह यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो ये गलत हो गया। जैसे ही क्या हो गया कि 3 नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया, तो देखिए इसमें 3 है, क्या ये आंसर होगा? नहीं। इसमें 3 है, क्या आंसर होगा? नहीं। इसमें 3 है, क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। तो मतलब कट गया। तो मतलब कि हमारा 1 2 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही फाइंड आउट करना है, गलत उससे क्वेश्चन बन जाता है। हिरोशिमा पर पहला हिरोशिमा पर हमला अमेरिका द्वारा किया गया था। हाँ, अमेरिका द्वारा किया गया था जापान पर हमला, सही बात है। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। रुकिएगा थोड़ा सा। हम्म। यहाँ पर अगला जो सवाल पूछा गया है कि नागासाकी पर हमले के संबंध में सही कथन क्या है? तो न से नागासाकी, न से 9। तो यह क्या है, आपको 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जापान के ही दूसरा शहर था जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक ना? और यहाँ एक शहर का नाम कौन था आपको? नागासाकी। नागासाकी भुलाइएगा तो याद कीजिएगा। न से 9 और 9 से नागासाकी। और यहाँ पर क्या है, आप बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन नाम था। फैटमैन नाम था, फैटमैन। ठीक है। पहले लिटिल बॉय गिरा के देखा, दूसरा बार क्या किया, फैटमैन गिराया। और यहाँ पर क्या है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर क्या, प्लूटोनियम का प्रयोग आप किया गया था। प तो फ, प फ ऐसे करके याद कर सकते हैं। मतलब यह 9 अगस्त 1945 को हुआ था, सही बात है। इसमें फैटमैन बम का प्रयोग हुआ था, ये भी क्या आपको सही है।
इसमें यूरेनियम का प्रयोग हुआ था नहीं, इसमें क्या था आपको प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो ये 3 नंबर गलती है, 3 नंबर गलती, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सब में 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। यह जापान में हुआ था, हाँ भाई नागासाकी हिरोशिमा कहाँ आपको जापान में ही है। ठीक है, रोशन जी स्वागत है, आप लोग भी आंसर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा बोलता है सुमेलित है। मयाक परमाणु दुर्घटना 1957 में हुआ था। अब देखिए, हो सकता है मयाक और 3 माइल के बारे में आप नहीं जानते होंगे, हालांकि पढ़े हैं तो सब जानिए जानते ही होंगे क्योंकि सारा का सारा बताइए दिए हैं। लेकिन जो बच्चा नहीं जानते होंगे, आप क्या जानते हैं कि चेरनोबिल क्या 1986 में बड़ी पूछा गया, ये पूछा गया, फुकुशिमा भी पूछा गया। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो है ये आपको 26 अप्रैल 1986 की डेट आपको याद करना पड़ेगा। और चेरनोबिल कहाँ है आपको, यूक्रेन में, कहाँ यूक्रेन में। यूक्रेन उस समय किसका था, सोवियत संघ का हिस्सा था, यूएसएसआर या सोवियत संघ का क्या था आपको पार्ट था। और फुकुशिमा ये जो है परमाणु रिएक्टर, ये कहाँ था आपको जापान में। और यहाँ पर क्या हुआ था 11 मार्च 2011 को इसमें क्या हो गया था, लीकेज कर गया था। ठीक है, तो ये भी मिला हुआ है, बिल्कुल सही, ये भी सब मिला हुआ है। थ्री माइल आइलैंड जो है ये अमेरिका में है, अमेरिका में 1979 में परमाणु दुर्घटना हुआ था, ये आपको सही है। और मयाक परमाणु दुर्घटना की बात करते हैं, ये आपका सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ, अब तो सोवियत संघ टूट गया 1991 में, उसी का सबसे बड़ा हिस्सा रूस है, ठीक ना। तो मयाक परमाणु दुर्घटना 1957 में ही हुआ था, ये सोवियत संघ का पार्ट था, ये भी क्या आपको सही है। तो इसमें सब के सब मिलान क्या है, सही है। 1 2 3 4 सब का मिलान क्या आपको है, सही है, सब का मिलान क्या आपको है, सही है। क्लियर है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु दुर्घटना, बोलता है कौन जो है परमाणु दुर्घटना, कौन जो है एटॉमिक डाइजेस्टर है, मतलब बोल सकते हैं कि परमाणु रिएक्टर से संबंधित कौन सा आपको दुर्घटना है। 3 माइल परमाणु दुर्घटना है, ये बता चुके हैं कि 3 माइल परमाणु दुर्घटना जो ये अमेरिका में, कहाँ आपको अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और चिर्नोबिल परमाणु दुर्घटना अभी कुछ देर पहले बताएं कि 1986 में हुआ था, ये कहाँ यूक्रेन में, कहाँ आपको यूक्रेन में, ये भी परमाणु दुर्घटना था। और फुकुशिमा बता दिए कि जापान में हुआ था 2011 में, ये सब परमाणु दुर्घटना है। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं, ये परमाणु रिएक्टर से लीकेज नहीं हुआ था। ये क्या था कि यूनियन कार्बाइड क्या था, भारत में, भारत के एमपी में, एमपी के भोपाल में, कहा था आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक ना। यहाँ पर क्या था, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री था। जहाँ से क्या हुआ कि 2-3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर को रात को शुरू हुआ था, 3 दिसंबर को बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो 3 दिसंबर आंसर होता है। यह बात है 1984 के, यह लीकेज हुआ था गैस जिसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी थे, क्योंकि अक्टूबर में क्या हुआ था, इसी साल 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गया था। राजीव गांधी क्या थे आपको प्रधानमंत्री थे। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, यह क्या है, आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का लीकेज हुआ था, यह परमाणु रिएक्टर से संबंधित आपको नहीं है, परमाणु दुर्घटना नहीं है। तो यहाँ पर 4 वाला काट दीजिए, 4 वाला काट दीजिए, 4 वाला काट दीजिए, बस क्या हो गया 1 2 3। अब हो सकता है कि नया बच्चा को 3 माइल परमाणु 3 माइल आइलैंड के बारे में पता ना होगा, लेकिन कम से कम ये तो पता कि भोपाल गैस त्रासदी परमाणु दुर्घटना नहीं है। एक क्वेश्चन क्या होता आपको बन जाता। वैसे ही क्या करना आपको बनाना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही कथन नहीं है, कौन सा बोलता है सही कथन आपको नहीं है, यहाँ पढ़ना है, सही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है, सही कथन नहीं पूछ रहा है। यह 2 से 3 दिसंबर रात को हुआ था 1986 में, नहीं। यह देखिए 2 से 3 दिसंबर को तो हुआ था, रात को 2 दिसंबर को शुरू हुआ था, 3 दिसंबर तक, लेकिन यह 1986 में नहीं हुआ था, यह आपको 1984 में हुआ था। तो ये वाला क्या हो गया आपको गलत, ये क्या हो गया गलत हो गया। आइए, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ये भी सही है। यह घटना मध्य प्रदेश में हुआ था, सही बात है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जहरीली गैस निकला था, ये भी सही है। तो इसमें गलती कौन बच गया, तो गलती तो सिर्फ 1 नंबर है, तो 1 नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 1 नंबर क्या है, ये है गलत, यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए। अब देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चेरनोबिल दुर्घटना के बारे में सही कथन पूछता है। बोलता है यह 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, हाँ भाई, यह 26 अप्रैल 1986 को घटित हुआ था।
यह वर्तमान में यूक्रेन में है, उसमें सोवियत संघ का पार्ट था, वर्तमान में क्या है आपको यूक्रेन में ही स्थान पड़ता है, सही बात है। दुर्घटना के समय यह सोवियत संघ का भाग था, हाँ भाई, दुर्घटना जब समय हुआ था 1991 में सोवियत संघ क्या हुआ आपको टूटा, उसी से यूक्रेन निकला है, बिल्कुल सही बात है। यह एक परमाणु दुर्घटना था। हाँ, तो चेरनोबिल क्या था, एक परमाणु दुर्घटना ही था, परमाणु रिएक्टर से लीकेज हुआ था। ये सब के सब क्या हो जाएगा सही, मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपको सब के सब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए ई क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि गोयनिया दुर्घटना के बारे में सही कथन क्या है। अब हो सकता है एग्जाम में बना रहे होंगे, गोयनिया परमाणु दुर्घटना के बारे में आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि यह ब्राजील में हुआ, एक है या जापान में हुआ, तो कोई तो एक ही आंसर होगा। तो मतलब कि एक और चार साथ में नहीं होगा, चाहे तो कहीं तो एक ही जगह नहीं होगा घटना। एक और चार क्या होगा आंसर नहीं होगा, एक और चार कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, एक और चार यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, एक और चार यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये आंसर नहीं हो रहा है। मतलब कि पूरा नहीं भी जानते हैं, कम से कम इतना सा क्या है कि आप 50-50 पर आ सकते हैं। समझ में आ गया? अब आइए, बोलता है कि यह ब्राज़ील में हुआ था, अब तो समझिए इ कट गया। अच्छा 4 कट गया तो देखिए 4 अब ऑप्शन में बचा ही नहीं, मतलब ई भी आंसर नहीं है, जापान में नहीं होगा। तो फिर देखिए 4 तो बचा ही नहीं, तो इसी खत्म हो गया। अब आइए, यह ब्राज़ील में घटना हुआ था, अब रटना पड़ेगा कि हाँ, यह ब्राज़ील में घटना हुआ था और यह 1987 में हुआ था। परमाणु रिएक्टर के अंदर क्या होता है? आपको बोल सकते हैं परमाणु यूज़ किया जाता है, जैसे यूरेनियम वगैरह, प्लूटोनियम वगैरह। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो मतलब कि यह रेडियोधर्मी दुर्घटना था। बिल्कुल सही बात है, और परमाणु दुर्घटना है, रेडियोधर्मी दुर्घटना बोल सकते हैं। इसमें सही हो जाएगा 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। अगला है कि परमाणु रिएक्टर के बारे में सही कथन क्या है? देखिए परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं, तो यह जो है आपको शिकागो क्या बोले आपको? शिकागो विश्वविद्यालय में खोजा गया था, डॉक्टर एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी द्वारा यह खोजा गया था। एनरिको फर्मी द्वारा यह जो है आपको परमाणु रिएक्टर खोजा गया था। ठीक है? और यह जो होता है कि यह परमाणु परमाणु जो होता है, परमाणु एक होता है संलयन एक विखंडन, तो यह परमाणु विखंडन पर काम करता है। मतलब कि यह जो है न्यूक्लियर जो होता है फिजन पर काम करता है। लेकिन यह विखंडन क्या होता है? नियंत्रित क्या होता है? नियंत्रित क्या होता है? नियंत्रित क्या होता है? कंट्रोल किया रहता है। जबकि परमाणु बम विखंडन पे ही काम करता है, लेकिन वो अनकंट्रोल होता है, अनियंत्रित होता है। तो आइए बनाइए, यह नियंत्रित विखंडन पर काम करता है परमाणु रिएक्टर। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। हाँ, परमाणु रिएक्टर से क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करने के लिए ही परमाणु रिएक्टर बनाया जाता है। ये आपको क्या है? सही है। इसमें इसमें बोलता है श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहता है। क्या बोले कि इसको कंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है, जो रिएक्शन होता है। तो यह क्या होता है? अभिक्रिया नियंत्रित रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है कि यह अनियंत्रित विखंडन पर कार्य करता है नहीं। अब देखिए ई 1 और 4 तो आंसर साथ नहीं होगा, क्योंकि नियंत्रित यहाँ नियंत्रित, तो ये 1 और 4 तो साथ आंसर हो ही नहीं सकता। तो 1 और 4 इसमें है, ये आंसर नहीं होगा। 1, 4 इसमें है तो ये आंसर आपको नहीं होगा। ठीक है ना? आइए, अब आते हैं कि यह अनियंत्रित पर काम नहीं करता है, यह कंट्रोल रिएक्शन होता है। परमाणु बम क्या होता है? अनकंट्रोल होता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो मतलब 4 गलती, आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आगे चलिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सूर्य के ऊर्जा के संबंध में सही कथन नहीं है। यहाँ बोलता है कौन सा कथन सूर्य की ऊर्जा के बारे में सही नहीं है? बोलता है कि इसका स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाँ देखिए, सूर्य एक तारा, सूर्य क्या है? एक स्टार है, और सूर्य से जितना भी स्टार है सबके जो अंदर जो ऊर्जा का सोर्स है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर क्या है आपको? फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। और न्यूक्लियर फ्यूजन को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको परमाणु जो हाइड्रोजन होता है ये जुड़ता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, और हीलियम में क्या होता है? परमाणु में बदल जाता है, और इससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। यही सूर्य का ऊर्जा है कि आपको सोर्स है, सारे तारा का ऊर्जा का सोर्स है। तो इसका स्रोत नाभिकीय संलयन है। बिल्कुल सही बात है। सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत भी यही है। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही क्या होता है, जितना भी स्टार होता है सबके पास क्या होता है? आपको बोल सकते हैं ऊर्जा प्राप्त होता है। सही बात है। यह विखंडन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। देखिए, नाभिकीय संलयन जो होता है इसमें जुड़ता है दो नाभिक, बड़ा नाभिक में बदल जाता है। विखंडन में क्या होता है? टूटता है। संलयन है तो यहाँ टूटने की तो बातें नहीं रहेगा, तो यह विखंडन की तो बातें नहीं रहेगा। तो यह विखंडन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। क्या हो गया आपको? गलत हो गया। अगला क्या है
कि हाइड्रोजन से हीलियम बनने पर ऊर्जा निकलता, हाँ, तो नाभिकीय संलयन देखिए पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नाभिक जब हीलियम में बदलता है तो इससे क्या होता है? सूर्य का आपको ऊर्जा का यही क्या आपको सोर्स बन जाता है। ये क्या आपको है? सही है स्टेटमेंट है। तो यहाँ पूछता है गलती कौन है? तो यहाँ 3 नंबर गलती है। आंसर हो जाएगा कौन आपको? 3 नंबर की आपको गलत, 3 नंबर की आपको है गलत है। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में सही कथन के बारे में बताना है। कौन सा कथन क्या आपको है सही है? देखिए, रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बात करते हैं। ये क्या किए हैं कि परमाणु बम का खोज किए हैं। परमाणु बम, इसको एटॉमिक बम बोलते हैं। जबकि एनरिको फर्मी परमाणु रिएक्टर का खोज किए हैं। तो ये परमाणु बम का किए हैं, खोज किए हैं। ठीक है, तो यह परमाणु बम का इनको जनक बोलते हैं, सही बात है। और परमाणु बम क्या होता है बता दिए, क्या क्या होता है? नाभिकीय जो होता है विखंडन पर काम करता है। और यह क्या होता है? अनियंत्रित अनियंत्रित विखंडन पे क्या होता है? आपको कार्य करता है, बता चुके हैं। और यह मैनहट्टन परियोजना से जुड़ा हुआ है। देखिए, अमेरिका जब परमाणु बम बना रहा था ना, परियोजना का नाम दिया था मैनहट्टन परियोजना। और मैनहट्टन परियोजना का देख रेख कौन कर रहे थे? आपको ओपेनहाइमर ही कर रहे थे। तो ये भी क्या आपको है सही है। ये हाइड्रोजन बम के जनक है नहीं, हाइड्रोजन बम का जनक ये नहीं है। हाइड्रोजन बम का जनक जो है ये आपका एडवर्ड क्या है? एडवर्ड टेलर करके नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? एडवर्ड टेलर को बोलते हैं हाइड्रोजन बम का जनक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक ना। यह अमेरिका समय था, ओपेनहाइमर क्या अमेरिका से ही था? अमेरिका से ही था। तो ये तो सही हो गया। इसमें पूछता है सही कथन कौन कौन है? तो 3 नंबर गलती है। 3 नंबर गलती तो देखिए, इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्या है यहाँ पर? आईईए के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। तो कई बार क्या है कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईईए का फुल फॉर्म क्या होता है? आईईए का फुल फॉर्म क्या होता है? सबका बहुत सारा भाई बहन सही जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रांजल रोशन सही भी हो रहा है बहुत बच्चा का। आइए, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आईईए के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहले तो आई ई क्या लिखा हुआ है बाबू? आ आई ए ई ए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यह जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, यह जो है 1957, मतलब कि हमारे देश का आजादी के 10 साल बाद ही बनाया गया था। 1957 में इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? वियना। कहाँ आपको? वियना। वियना कहाँ पड़ता? ऑस्ट्रिया में। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया अलग है, यह है ऑस्ट्रिया यूरोप में है। ठीक है, चलिए। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, इसको जो है 2005 में आपको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, इसके और इसको डायरेक्टर को। और यह जो है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही कार्य करता है। यह मतलब यह यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि यह यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है कि नहीं है? तो एजेंसी है। आइए बनाइए। इसके स्थापना 57 में हुआ था, सही बात है। इसका मुख्यालय वियना में है, बिल्कुल सही बात है। यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्था है कि नहीं है? हाँ भाई, यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित क्या संस्था है? इसी की जगह इसे दे सकता है कि यह डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित संस्था है कि नहीं? यह आईएमएफ से संबंधित संस्था है कि नहीं? तो इससे संबंधित ही आपको नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी आपको परमाणु ऊर्जा होता है उसको शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, ना कि उसे लोग परमाणु बम बनाए। ये क्या हो जाएगा इसमें? सब का सब सही हो गया लो बाबू। इसमें क्या हो गया? सब सही हो गया। मतलब को बोल सकते हैं 11 का क्या हो गया? 11 का क्या हो गया? आपका डी क्या हो गया? आपको आंसर हो गया। क्लियर है? अब आइए 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में सत्य कथन की पहचान करना। पहचानिए। इसे 2005 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। हाँ भाई, इसको 2005 में रटे वाला है कि 2005 में इसको शांति का नोबेल प्राइज आपको मिल चुका है। इसको मिला था, इसका डायरेक्टर था, उनका नाम था मोहम्मद अल बरदोई। मोहम्मद अल बारादई या बरदोई बोलिए। इनको भी क्या है, साथ में दोनों को एक ही साथ मिला था पुरस्कार। ठीक है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले बोले हैं कि इसका मुख्यालय जिनेवा तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ आपको है? वियना में। कहाँ आपको है?
वियना में है। तो मतलब 3 नंबर गलती हो गया। 3 नंबर, इसमें 3, इसमें 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का काम, इसका उद्देश्य क्या है कि लोग परमाणु से जो है परमाणु बम ना बनाए, परमाणु हथियार ना बनाए, बल्कि उसके जगह पर क्या है कि परमाणु रिएक्टर बनाए या शांतिपूर्ण पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करे, इसका क्या है उद्देश्य है। तो इसमें बोल सकते हैं कि 1 2 4 क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। अब बताइए दोस्त, इसका इसका क्या होगा। प्राकृतिक आपदा के बारे में बोलता है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्राकृतिक आपदा को नेचुरल डाइजेस्टर बोलते हैं। ऐसा घटना जो अपने आप होता है, उससे जान माल की क्षति होता है, उसी को प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ज्वालामुखी फट रहा है ना, ये सब क्या है, आपको प्राकृतिक आपदा है। तो यह प्राकृतिक कारण से उत्पन्न होता है। लैंडस्लाइड, देखिए यह प्राकृतिक कारण से भी उत्पन्न होता है जनरली। लैंडस्लाइड क्या है, प्राकृतिक कारण से भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कई बार क्या है कि मानव वहां रोड बना दिया तो उसके कारण भी पहाड़ नीचे घिसक सकता है। लेकिन समान तौर पे क्या होता है, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक कारण से ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। अब परमाणु परमाणु बम बना लिए और उसमें लीकेज हो गया, तो मैन मेड आपदा हो गया। एक क्या है, प्राकृतिक कारण से होता है, सही बात है। इसमें जान माल की हानि होता है, हाँ भाई, इसमें जान माल की हानि होगा। बाढ़ और भूकंप इसका उदाहरण है। हाँ, बाढ़ और भूकंप कोई आदमी लेकर के नहीं आता है, ये क्या होता है आपका, बोल सकते हैं प्राकृतिक आपदा के ही श्रेणी में आता है, सही बात है। सभी प्राकृतिक घटनाएं आपदा होती है, बोलता है कि जितना भी नेचुरल फिनोमेनन होता है, जितना भी प्राकृतिक घटना होता है, ये सब आपदा होता है। सूर्य, तो समझिए कि दिन रात हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदा है। फूल खिल रहा है, सब प्राकृतिक घटना है, तो क्या आपदा है, नहीं। तो सारे प्राकृतिक घटनाएं आपदा नहीं होता। एक और चीज देखिए, जहां पर जानते हैं क्या क्वेश्चन में अगर क्या मिल गया, ऑल सभी, केवल मिल गया, केवल मतलब क्या, ओनली मिल गया, तो वहां थोड़ा सा रुकिए, वो गलत होने की आपको संभावना रहेगा। तो मतलब सभी प्राकृतिक घटनाएं आपदा होती है, ये क्या स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन की पहचान करना है, तो ई चार, तो ई नहीं आंसर होगा, कि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो आंसर नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 2 3। 13 क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आइए 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, बोलता है कौन प्राकृतिक आपदा है और कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप, अर्थक्वेक प्राकृतिक आपदा है। सूखा, कहीं सूखा पड़ गया, पानी नहीं पड़ रहा, सूखा, ये क्या प्राकृतिक आपदा है, सही बात है। बाढ़, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। गैस का रिसाव, समान तौर पर गैस का रिसाव, कहीं समझिए कोई क्या है, गैस पाइप बनाया गया, उसमें कहीं लीकेज हो रहा है, तो गैस का रिसाव जो है प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता है। ये क्या होता है, मानव आपदा, क्या होता है आपको, मानव निर्मित आपदा होता है, ठीक ना। तो ई 4 नंबर गलती, तो 4 नंबर गलती, तो ई नहीं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3। 14 क्या हो जाएगा आपको, 1 2 3 हो जाएगा। 15 के देखिए, योकोहामा सम्मेलन के संबंध में क्या सत्य है। क्या बोले कि जो प्राकृतिक आपदा आता है ना, तो प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जा सकता है, या प्राकृतिक आपदा आ गया तो उसके लिए कैसे क्या क्या किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के लिए 2 सम्मेलन है, एक तो क्या, योकोहामा सम्मेलन, जो कि दरोगा में पूछा जा चुका है। एक है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो योकोहामा सम्मेलन जो 1994 में आया था, ये दोनों शहर, योकोहामा और सेंडाई दोनों कहाँ पड़ता है आपको, जापान में पड़ता है। तो योकोहामा सम्मेलन का के संबंध में क्या सत्य है। तो योकोहामा में आयोजित हुआ था, सही बात है, 1994 में, ये डेट याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। इसका संबंध डाइजेस्टर रिस्क रिडक्शन से है। डाइजेस्टर रिस्क रिडक्शन मतलब क्या है, कि आपदा आता है, उसको कैसे उसको मिटिगेशन किया जा सकता है, उसको कैसे उसमें कमी बराबरता में लाया जा सकता है। बिल्कुल आपको सही है। यह जापान में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध परमाणु हथियार नियंत्रण से है, नहीं। अच्छा, इसमें प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, तो परमाणु हथियार के नियंत्रण से कोई संबंध आपको नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 2 और 3 तो साथे, 2 और 4 तो साथे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि डाइजेस्टर रिस्क रिडक्शन से है, यहाँ बोलता है परमाणु हथियार से। तो मतलब क्या है, ई 4 नंबर क्या गलत है। ई 4 4 4 नहीं आंसर होगा, तब आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3, 15 क्या हो जाएगा आपको, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन सेट कर दिया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में सत्य कथन के बारे में बताना है, बताइए। इसका अवधि 2015 से 30 तक है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, 2015 से 30 तक के दौरान अगर कहीं भी प्राकृतिक आपदा आता है या आपदा आता है, तो उस दौरान क्या क्या करना होगा, आपदा के पहले क्या करना, आपदा के दौरान क्या करना, आपदा के बाद क्या करना, सारे चीज के ऊपर यहाँ पर चर्चा किया गया है।
15 से 30 तक इसका टाइम पीरियड है, सही बात है। इसका संबंध क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, बिल्कुल सही बात है। यह जापान में है, ये भी सही बात है। यह डब्ल्यूटीओ संबंध है, नहीं। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? व्यापार को देखती है, न कि आपको आपका प्राकृतिक आपदा को देखती है, तो ये गलत हो गया। तो तीन मतलब 4 नंबर गलती, तो इसमें 4 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 4 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 4 है तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पर बोलता है कि सही सुमेलित कौन है? लिटिल बॉय हिरोशिमा, मतलब हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। हाँ भाई, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय ही गिराया गया था, सही बात है। अब फैट मैन नागासाकी पे गिराया गया था। हाँ भाई, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया था, बिल्कुल सही बात है, परमाणु बम। सही है। ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक बोलते हैं, सही बात है। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक बोलते हैं, सही बात है। तो कौन सुमेलित है? सबके सब इसमें क्या आपको सुमेलित है, सबके सब क्या आपको सुमेलित है। अगला क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। मिलान कीजिए। बोलता है कि हिरोशिमा पर कौन बम गिराया गया था? अच्छा, वही हो गया। हिरोशिमा पर क्या आपको? लिटिल बॉय, नागासाकी फैटमैन। और भोपाल गैस त्रासदी में क्या निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था। आज चेरनोबिल कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में पड़ता है। तो सब के सब क्या मिला हुआ है? तो मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का क्या आपको 4। हालांकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आपको इतना मतलब सामने सामने दे देगा। कई बार एग्जाम में सामने सामने भी दे देता है। कई बार क्या होता है कि आपको ये नहीं, मतलब ई वाला यहाँ आएगा, ई वाला यहाँ आएगा, ऐसे करके आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब सामने सामने दिए हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या है, आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके लेवल आपको बढ़ाएंगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया कि कथन और कारण पर विचार करना है। कथन दिया गया और कारण दिया गया और विचार करना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 2 दिसंबर को रात को गैस लीकेज हुआ था, और 3 दिसंबर को इसका प्रभाव दिखाई दिया था। तो वही 2 दिसंबर को क्या निर्णय लिया गया, भोपाल गैस त्रासदी की याद में ही, कि हम 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाएंगे। ये भी क्वेश्चन बिहार द्वारा पूछा जा चुका है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, यहाँ तक तो सही है। यह भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति में मनाया जाता है। हाँ भाई, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को, उसी की याद में मनाया जाता है। तो दोनों सही है। अब व्याख्या किया कि नहीं, तो व्याख्या करने के लिए ये देखना होता है क्या क्या, यहाँ पे देखना होता है इसलिए, क्योंकि, ऐसा शब्द से जोड़ने का प्रयास करेगा, जुड़ गया तो व्याख्या करेगा। अब आइए देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि यह भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब यहाँ पर दोनों सही है। और आर जो है, ए का क्या किया, आपको व्याख्या किया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक तरफ क्या है, कथन ए और कथन आर है, और बताना है आगे का स्टेटमेंट। कथन 1 बोलता है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाँ भाई, हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। एडवर्ड टेलर इसका खोज किए थे। ये आपको है, सही है। अगला है कि हाइड्रोजन बम में केवल यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। भाई हाइड्रोजन बम जहाँ बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है, और ये हीलियम का नाभिक बनता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बम बोलते हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम का कहाँ प्रयोग किया गया? यहाँ पर तो हीलियम का प्रयोग, अरे हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया गया। तो मतलब यहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्या गलत है? ये क्या गलत है? तो मतलब क्या हो गया कि ए कथन सही है, और आर कथन क्या है आपको? आर कथन क्या है? गलत है। तो ए आर दोनों सही है? नहीं भाई, ए आर दोनों सही है नहीं। ए सही है, और आर क्या आपको गलत है। तो आंसर हो जाएगा क्या आपको? सी। क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। अब अगला आइए, यहाँ पर है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है, विचार करना। सूर्य की ऊर्जा का सोर्स नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। हाँ, अभी कुछ देर पहले बताएं कि सूर्य और तारा जितना भी है, सबका ऊर्जा का सोर्स नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनते हैं। हाँ भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है? हीलियम बनता है। तो ये भी सही है। तो अब इसका व्याख्या ही कर करा कि नहीं, तो मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे। सूर्य का ऊर्जा का सोर्स नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं।
बिल्कुल सही जा रहा है। जब सही जा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही होगा, और सही ये सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का क्या कर रहा है, आपको सही क्या कर रहा है, व्याख्या आपको कर रहा है। अब यहाँ पर बताइए दोस्त, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं आपसे? ये बनाइए, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? यहाँ बोलता है कि सूची वन को सूची दो से मिलाना है। वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु प्रदूषण को बताने वाला संकेतक जो है, इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, देख रेख करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल एयर क्वालिटी इंडेक्स का देखभाल कौन करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1974 में, कब 1974 में हुआ था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना, ठीक ना। हाँ ये जल प्रदूषण, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका संबंध क्या है, जल प्रदूषण से। यह जल प्रदूषण के बारे में आपको बताता है, तो ये भी सही है। मृदा प्रदूषण, डीडीटी, डीडीटी की बात करते हैं। डीडीटी क्या है, कीटनाशक है, और कीटनाशक का ज्यादा मात्रा में जब इस्तेमाल करते हैं तो यह क्या करता है कि मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। और यह क्या होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि यह जो है आपको समय के साथ नष्ट नहीं होता है, बल्कि लंबा समय तक क्या होता है, ये रहता है पर्यावरण में। ये आपको सही है। ध्वनि प्रदूषण, अवांछित ध्वनि, जब ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, आपके जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं अवांछित ध्वनि। और जब ऐसा साउंड हो जाता है तो इसे बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण क्या करते हैं, डेसिबल से मेजर करते हैं। समान तौर पर क्या है कि देखिए, अगर क्या 80 से अधिक अगर डेसिबल का ध्वनि अगर आपको मिल रहा है तो ये आपको बहरा बना देगा, ठीक ना। 80 से क्या है, नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है ना। समान तौर पर 70-75 रहेगा तो वहां तक आदमी कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी बहरा हो जाएगा। इसमें सब का सब क्या है, एकदम सामने सामने दे दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाए, ई वाला क्या आपको सही है, 22 से क्या आपको सामने सामने वाले क्या आपको सही है, ठीक है ना। चलिए आइए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्सर्जित होता है। देखिए, प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषक को बोलते हैं पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। जो क्या करता है, हवा, हवा की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, या मिट्टी की बात करते हैं, उससे कंपोजिशन में क्या है, हानिकारक बदलाव कर देता है, उससे बोलते हैं पोल्यूटेंट या प्रदूषक बोलते हैं। और यह पोल्यूटेंट जो होता है, यह दो प्रकार का देखो, होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या, प्राथमिक। और एक होता है सेकेंडरी, क्या बोले आपको, सेकेंडरी, सेकेंडरी बोल दिया। प्राथमिक पोल्यूटेंट वो होता है कि जो सीधे सोर्स से निकलेगा, आप प्रदूषण करना शुरू कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, लकड़ी को जलाइएगा, धुआं निकलेगा, वो क्या करेगा, हवा को प्रदूषित करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये मतलब कि है ना। और जो कि सेकेंडरी क्या होता है कि सल्फर की बात कर, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यह सल्फर की बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं। यह क्या करेगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, इस सोर्स से निकलेगा और क्या करेगा, पॉल्यूशन करना शुरू कर देगा। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, क्या एसिड रेन के बारे में सुना होगा, एसिड रेन। पहले क्या होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलता है और क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और तब यह क्या करता है कि पॉल्यूशन अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है और पोल्यूटेंट का काम करता है। तो मतलब जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है वो क्या करेगा, कि पहले क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और तब क्या करता है कि आपको पॉल्यूशन करता है। ये सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी सोर्स से निकलेगा और डायरेक्ट पोल्यूटेंट करेगा, पॉल्यूशन करेगा। तो ये क्या है आपको कि प्राथमिक प्रदूषक सीधे सोर्स से उत्सर्जित होता है, सही बात है। ये वे वातावरण में प्रवेश करने के बाद बाधी रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, नहीं। यह रासायनिक अभिक्रिया प्राइमरी पोल्यूटेंट को करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये गलत दिया गया है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ए सही है और आर गलत है, कहीं है ए सही है और आर गलत है। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा बी, ए सही है और आर क्या आपको है, गलत है।
अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन यह बोलता है कि जल अधिनियम 1974 में भारत का पहला प्रमुख पर्यावरण कानून है। हाँ, 1974 में जो है भारत का ये पहला मतलब पर्यावरण को देखिए तो ऐसे तो देखिएगा हमारे यहाँ एक आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है 1972 आया था, ठीक ना। लेकिन इसके अलावा क्या है कि 1974 वाला भी बोल सकते हैं पहला प्रमुख परमाणु कार्यक्रम हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपको सही हो सकता है। इसका उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना है। जल जो प्रदूषित हो रहा है उसको रोकने के लिए लाया गया था ताकि जल की शुद्धता बनाए बनाए रखा जा सके। यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुआ था। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि इसमें पहला वर्ग इस पहला वाले में कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अब लग रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में आया था और यहाँ पहला शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, 74 की बात है। तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तब ऑप्शन के अनुसार जाना होता है, ठीक है ना। अब आइए, अब देखना है कि यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू हुआ नहीं। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ ना, 1984 में हुआ, और यह तो 1984 के पहले 1974 में आ गया, 10 साल पहले आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर 4 नंबर का स्टेटमेंट गलत दिया गया है। 4 नंबर स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो ये तो आपका होगा नहीं, आंसर सभी होगा नहीं। इसमें भी 4 है तो ये भी आपको आंसर नहीं होगा। अब देखिए एक इसमें भी है, तो मतलब कि ये आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई 1974 का भारत का पहला प्रमुख परमाणु पर्यावरण कानून कौन है, आपको ये वाला ये है, जल वाला। ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों में दिया गया है। अब आपको देखना है ई भाई, तो एक और दो तो दोनों में है, दोनों में। अब 3 सही है कि नहीं? तो 3 तो सही है कि इसका उद्देश्य जल की शुद्धता को बनाए रखना है, इसीलिए तो उसका स्थापना किया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन आपको? ए हो जाएगा। बी भी सही है लेकिन इसमें 3 भी शामिल करेंगे तो ये सही हो जाएगा, कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो अभी कुछ देर पहले बताएं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो है 1974 के अधिनियम के तहत ही हुआ था, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन करके आया था ना, उसके तहत क्या हुआ था, स्थापना आपको हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ आपको? नई दिल्ली में। क्या आपको? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो मतलब क्या बोलेंगे, इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। बाकी याद कर लीजिए कि ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ये 1981 में आया था। ए से ईयर, ए से 81, ऐसे याद कर लीजिए। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 86 में आया था। इसको छाता कानून बोलते हैं, अम्ब्रेला कानून बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कई तरह क्या है कानून बनाया गया था, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा कि आपको सी नंबर हो जाएगा। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1987 में वायु अधिनियम में क्या शामिल किया गया? देखिए क्या बताएं कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की बात करते हैं, तो यह 1981 में लाया गया। यह 1981 में लाया गया। बाद में क्या है कि इसको इसमें 1987 में एक संशोधन किया गया। इसमें जो है नॉइज पोल्यूशन को, नॉइज मतलब क्या हो गया कि ध्वनि प्रदूषण को भी इसमें क्या किया गया, आपको शामिल कर लिया गया। तो मतलब क्या हो जाएगा कि वर्ष 1987 में वायु अधिनियम में क्या शामिल किया गया? तो क्या शामिल किया गया? ध्वनि प्रदूषण को क्या किया गया, आपको शामिल किया गया। आइए, एक क्वेश्चन देखिए। अभी क्या है कि बिहार दरोगा में इस तरह की इस बार मेंस में पूरा क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूजन ही पूरा रहा है। यहाँ भी उस तरह सेम तरह से क्या है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सेट किया गया है। आइए पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, गैसों में से सूक्ष्म ठोस कण को क्या करता है? हटाता है। मतलब समझिए क्या है, ये पूरा गैस है, पूरा क्या है? गैस है, गैस है। यहाँ पे इसमें क्या है कि छोटा छोटा क्या है, छोटा छोटा क्या है? ठोस कण, छोटा छोटा क्या है? ठोस कण है, ठोस कण है। तो यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, यह क्या करता है कि चार्ज पार्टिकल बनाता है, और चार्ज पार्टिकल के द्वारा क्या करता है कि सब पार्टिकल क्या करता है, आपको बाहर क्या करता है? आपको निकाल देता है। ये तो स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि भाई गैस से क्या करता है, सूक्ष्म कण को बाहर निकलता है, तो क्या हो गया आपको? सही हो गया। अगला बोलता है इसका सर्वाधिक उपयोग फ्लाई एश नियंत्रण किया जाता है। फ्लाई एश क्या होता है? फ्लाई एश क्या होता है? कोयला वगैरह ये सब जलाते हैं ना है, तो जो राख निकलता है उसी को फ्लाई एश बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लाई एश बोलते हैं। तो सामान्य तौर पर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होता है, इसका इस्तेमाल जनरली क्या है कि जहाँ फ्लाई एश पूरा निकलता है, थर्मल पावर प्लांट इत्यादि, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या आपको है? सही है, दोनों सही है। लेकिन क्या इसका ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए नॉर्मल देखिएगा तो लगेगा हाँ भाई मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर, इसको ईएसपी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका इस्तेमाल फ्लाई एश को नियंत्रण करने में किया जाता है। ये तो सही बात है, किया जाता है। लेकिन क्या इसका ये व्याख्या पूरी तरह से कर पा रहा है?
नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि देखिए समझिएगा, यहाँ कहीं क्या है, ये चार्ज पार्टिकल के माध्यम से क्या करता है, ठोस कण को गैस से क्या करता है, बाहर निकलता है। और इस स्टेटमेंट में कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि यह चार्ज पार्टिकल के माध्यम से बाहर निकलता है। इसीलिए क्या है कि यह जो है दोनों सही है, लेकिन व्याख्या आपको नहीं करेगा। तो मतलब ये आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है आपको ए का व्याख्या आपको नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। बीओडी जल प्रदूषण का प्रमुख सूचक होता है। हाँ देखिए, बीओडी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोनों क्या है, जल प्रदूषण से संबंधित है। एक होता है ट्यूबिफिक्स, क्या आपको ट्यूबिफिक्स, ये भी क्या है कि जल प्रदूषण को आप क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो बीएड होता है ये सिर्फ क्या करता है, आपको कार्बनिक या जैविक या बोल सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है या कार्बनिक चीज होता है, उसको क्या करता है, डील करता है। और ये क्या है कि जैविक अजैविक दोनों को डील करता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों क्या करता है, डील करता है। इसलिए क्या है कि समान तौर पर बीओडी का मान जो होता है, सीओडी का मान जो होता है, बीओडी के पीछे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो मतलब कि अच्छा, ये अगला स्टेटमेंट बोलता है कि बीओडी स्वच्छ जल को दर्शाता है। नहीं समझिए, कोई तालाब है, तालाब में जितना भी, तालाब में देखते हैं बुलबुला टाइप का दिखाई देता है, वो होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। अब तला, तालाब गंदा होता जाएगा, तालाब क्या है, गंदा होता जाएगा, तो उसमें क्या है कि डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, आपको घटते जाएगा। और देखिए क्या होता है, ये बीओडी टर्म क्या होता है कि कोई जीव, जैसे मान लीजिए कि आपका घटक होता है, डिकम्पोजर होता है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जीवाणु और कवक, कोई जीव मरेगा तो उसको तोड़ने के लिए जितना मात्रा में ऑक्सीजन का डिमांड होता है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की डिमांड किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डिजोल्व ऑक्सीजन की आपको है, कमा हुआ उसमें है। अगर उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन रहबे करेगा तो काला डिमांड करेगा, नहीं डिमांड करेगा। तो मतलब दोनों के बीच उल्टा संबंध होता है। तो मतलब बीओडी बढ़ने पर, यहाँ यहाँ बोलता है कि उच्च बीओडी स्वच्छ जल को दर्शाता है। नहीं, अगर ज्यादा मात्रा में बीओडी की आवश्यकता पड़ रहा है, इसका मतलब कि पानी क्या है, गंदा पानी, क्या आपको गंदा है, तो ये क्या आपको है, गलत। बीओडी बढ़ने पर डीओ घटता है, बीओडी बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, तो उसके अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन क्या होगा, आपको घटेगा, ये क्या आपको है, सही है। अगला है कि कम बीओडी स्वच्छ जल का संकेत होता है। हाँ भाई, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है, कि ऑक्सीजन क्या आपको है, ज्यादा है, दोनों के बीच उल्टा संबंध होता है, ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि पानी क्या है, स्वच्छ है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको है, सही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन कीजिएगा तब वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वीडियो में पूरा बढ़िया सब समझाया गया है। फिलहाल समझ लीजिए क्या है कि ये दोनों तो साथ आपको नहीं हो सकता है, 2 और 4 साथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बोलता है कि उच्च बीओडी स्वच्छ जल को दर्शाता है और कम बीओडी स्वच्छ जल को संकेत करता है। वही एक ही आंसर होगा ना, तो एग्जाम में जब देखिए कैसा रहेगा, तो मतलब 2 और 4 कभी साथ में नहीं हो सकता है। सभी में 2 4 तो आ ही जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 2 4 साथ में, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपको नहीं होगा। तो अब क्या बच गया, एक तो बच गया क्या आपको, 1 3 4 और बच गया 1 2 बच गया। तो फिलहाल क्या है कि 2 नंबर गलती है, तो 2 नंबर गलती है, तो ये आंसर नहीं होगा, 2 इसमें है, ये नहीं होगा। और बाकी क्या आंसर हो जाएगा आपको, 1 3 4 क्या हो जाएगा, 1 और आपको 3 और क्या आपको 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि सीओडी का मान समानता बीओडी की अपेक्षा अधिक होता है। हाँ भाई, होता है। सीओडी क्या बोले कि यह जो होता है, कार्बनिक अकार्बनिक दोनों चीज को डील करता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों चीज को डील करता है। जबकि बीओडी क्या होता है, सिर्फ जो होता है आपको कार्बनिक या जैविक घटक को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उसको क्या करता है, डील करता है। ठीक है, और सीओडी समान तौर पे क्या होता है कि बीओडी के पीछे क्या होता है, आपको ज्यादा होता है। तो यह स्टेटमेंट क्या आपको सही है। अगला क्या है कि सीओडी जैविक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार का ऑक्सीकरणीय पदार्थ को मापता है। यही क्या होता है, ये बोलता है कि सीओडी जैविक और अकार्बनिक, मतलब जैविक अजैविक दोनों या कार्बनिक अकार्बनिक दोनों क्या करता है, डील करता है। मतलब समझिए क्या है कि सीओडी का मान इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि सीओडी दोनों को डील करता है, और बीओडी क्या करता है, सिर्फ आपको जैविक घटक को डील करता है तोड़ने के लिए। तो मतलब कि ये दोनों दोनों तो सही हो गया, लेकिन व्याख्या भी कर दिया। व्याख्या कैसे कर दिया कि सीओडी का मान समानता बीओडी से अधिक होता है, क्योंकि
क्योंकि सीओडी दोनों प्रकार के क्या करता है, पदार्थों को क्या करता है, डिकम्पोज करने को डील डील करता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है, ए का क्या सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए। ऐसा क्वेश्चन जनरली क्या है, पूछता भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा आसान क्वेश्चन पहले ही प्रैक्टिस करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक डाल दिए हैं। ए क्यू आई का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले नंबर हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए समझिए, यही होता है हड़बड़ में गड़बड़ी। देखिए यहाँ क्वांटिटी दे दिया गया है। एग्जाम में कई बार लगता है ना कि दो बार बोले कैसे कि सही है, सही नहीं, नहीं सही है। एयर क्वालिटी देखिए यहाँ पर दिया गया है, मतलब क्या कि तो गलत हो जाता। ये हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखता है, ठीक ना। और हमारे यहाँ क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स शुरू किया गया 2014 में। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब शुरू किया गया? 2014 में। भारत में ए क्यू आई किस संस्था द्वारा लागू किया जाता है? तो किसके द्वारा? आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल द्वारा, बोर्ड द्वारा, है ना। एनजीटी के बारे में पूछता है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। पर्यावरण से संबंधित कोई विवाद उठता है तो यह क्या करता है, कोर्ट की भांति क्या करता है, बिहेव करता है। इसका स्थापना 2010 में क्या है, आपको किया गया था, ठीक ना। इसरो का स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसका स्थापना जो 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। आईएनजीटी का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसका कहाँ आपको? बेंगलुरु में, बेंगलुरु, बेंगलुरु में। और इसका कहाँ आपको? नई दिल्ली में। कहाँ आपको? नई दिल्ली में है एनजीटी का, ठीक है ना। चलिए, इतना याद कर लीजिएगा। और इसका भी क्या है, आपको नई दिल्ली में ही है। अब यहाँ पर बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। मिलान कीजिए। देखिए, एक है कि पीएम 2.5, एक है पीएम 2. पीएम 10। देखिए, पीएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर मत बनाइएगा। यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है कि कोई पदार्थ से क्या छोटा छोटा कण में निकल करके जो है आपको हवा में रहता है, इसको बोलते हैं एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंड, हवा में लटका है कण, और उसको सांस ले रहा है, सांस के माध्यम से अंदर जा रहा है, उसी को बोलते हैं पीएम या पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका फुल फॉर्म। अब देखिए, जब इस 2.5 10 बताता है, जितना छोटा साइज रहेगा उतना ही खतरनाक होगा, अंदर तक पहुंच जाएगा और सांस संबंधी बीमारी पैदा करेगा। पीएम 2.5 पीएम 10 से क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, खतरनाक हो ज्यादा क्या होता है, आपको खतरनाक होता है। यहाँ बोलता है सुमेलित करना है। सबसे खतरनाक इसमें कौन है? ये पीएम 2.5 जो होता है कण में सबसे खतरनाक होता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बताता है? हेल्थ रिस्क को बारे में बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, अगर बढ़िया नहीं है इसका मतलब क्या है कि स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचेगा। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय के बारे में दिया नई दिल्ली में। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में यहाँ पूछा गया है, ये कब आया? 2014 में आया। तो सब साथे साथे क्या है, मिला के क्वेश्चन क्या किए, सेट कर दिए, है ना। पिछले बार में बहुत सारा क्वेश्चन क्या किए थे कि इधर उधर सेट कर दिए, तो बच्चा बोला कि ज्यादा बनाने में बाहर पड़ रहा था। इस बार क्या किए, साथे साथे सेट कर दिए हैं, लेकिन अगला बार फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक ना। अगला ये दोस्त, अगला है कि मानव जनित प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण बोलते हैं। देखिए, मानव के कारण अगर कोई प्रदूषण हो रहा है, जैसे मानव क्या कर रहा है, कोई रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा है, मिट्टी को प्रदूषित कर दे रहा है, हवा को प्रदूषित कर दे रहा है, तो मानव द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण बोलते हैं। यह स्टेटमेंट क्या आपको है, सही है। जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित होते हैं। अब देखिए समझिएगा, ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय रहित। देखिए, सही तो रहेगा तो इसी को बोलते हैं बायो, क्या बोलते हैं, बायो डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल। अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल कहाँ तक बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय तक बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय। लेकिन यार रहित, रहित मतलब क्या होता है, उल्टा। इसमें बोलता है सीसा रहित पेट्रोल, सीसा उसमें नहीं रहेगा। शीशा सहित बोलेगा, सहित बोलेगा तो उसी के बात बोलेगा।
शीशा सहित पेट्रोल मतलब क्या हो गया कि शीशा के साथ पेट्रोल, और शीशा रहित पेट्रोल मतलब शीशा उसमें नहीं है। तो यहाँ बोलता है कि जैव निम्न करणीय रहित, रहित बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जैव निम्न करणीय नहीं है, यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। रहित रहेगा तो उसको नॉन बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसी को बोल देंगे, इसी को एक और नाम हो जाएगा अजैव निम्न करणीय हो जाएगा पदार्थ। जैसे डीडीटी की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, इस सब की बात करते हैं। बोलता है कि जैव नवीनकरणीय रहित, रहित मतलब क्या हो गया कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात बोलता है। प्रदूषक मुक्त मानव जनित होता है। हाँ भाई, जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उस जनरली क्या होता है कि प्लास्टिक डीडीटी सब मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, ठीक ना। और जो नेचुरल है, जैसे बात करते हैं क्या, कि पेड़ पौधा है, वो सब क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आ जाएगा। वो क्या हो, समय के साथ क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जबकि ये सब नष्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, मानव जनित होता है, सही बात है। प्रदूषक वे पदार्थ है जिनसे प्रदूषण फैलता है। भाई, प्रदूषक वह पदार्थ होता है जो प्रदूषण क्या करता है, फैलाता है। ये आपको सही है। सभी प्रदूषक जैव निम्नकरणीय होता है। बोलता है कि जितना भी पॉल्यूटेंट होता है सब बायोडिग्रेडेबल होता है। नहीं भाई, सभी पॉल्यूटेंट जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, कुछ बायोडिग्रेडेबल भी होता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। अभी देखिए कि सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जब कुछ बायोडिग्रेडेबल भी होता है, जैसे पत्ती वगैरह, पेड़ का पौधा का पत्ती वगैरह, सब कागज वगैरह बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। जो कि सोना चांदी के पर रहेगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये क्या आपको गलत दिया गया है। तो मतलब कि ये सभी सही नहीं होगा, इसमें चार तीन आंसर नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एक दो तीन। 33 का क्या हो जाएगा आपको, एक दो तीन। 33 क्या हो जाएगा आपको, एक दो तीन हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलता है कि जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों, मतलब क्या बोलता है कि जो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल का अपघटक अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जा सकता है। हाँ भाई, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जो सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में अपघटन उसका हो जाएगा, वो टूट जाएगा, समय के साथ नष्ट हो जाएगा। ये क्या आप स्टेटमेंट क्या आपको है, सही है। प्लास्टिक एवं डीडीटी जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। बोलता है प्लास्टिक और डीडीटी क्या जीव द्वारा ये टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा समय के साथ, नहीं, ये वर्षों वर्षों तक रहता है। यह क्या है, अजैव निम्नीकरणीय। यह क्या आपको है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ये क्या आपको है, गलत। क्या है, गलत है ना। आइए फिर देखते हैं क्या, कि जैव निम्नीकरणीय रहित, रहित शब्द यदि आते यहाँ पर क्या है, आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात बोल दिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात बोल दिया, डेबल की बात बोल दिया। बोलता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन उत्पन्न करता है। देखिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है वो बायो मैग्निफिकेशन करता है। जैव आवर्धन मतलब होता है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या करता है, ये आपको बायो मैग्निफिकेशन करता है। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, फूड चेन में क्या होता है कि हानिकारक पदार्थ क्या होता है, ऐड होते रहता है। पहला जीव खाया दूसरा जीव को, दूसरा जीव तीसरा जीव को, तीसरा जीव चौथा, मतलब पहला दूसरा जीव, ऐसे मतलब ना होता है कि ए को बी खाया, बी को सी खाया, सी को डी खाया। तो इसमें क्या है, कोई हानिकारक पदार्थ पहुंच गया तो अगला चरण में बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, सब ज्यादा इसमें रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, कि बायो मैग्निफिकेशन उसका हो रहा है, ठीक ना। तो ये क्या आपको है, सही है। अगला है कि भारी धातु में प्राय जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषक होता है। हैवी मेटल की बात बोलता है, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, शीशा हो गया, ये सब हैवी मेटल की श्रेणी में आता है। तो ये सब क्या है कि जैव निम्नकरणीय रहित है। हाँ भाई, यह सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब समय के साथ नष्ट आपको नहीं होगा। रहित मतलब क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको है, सही है। तो इसमें कौन अच्छा, इसमें पूछ में नहीं किया है कि सही की गलत बताना है आपको है। तो नहीं पूछा है, तो इसमें सही आपको चूज करना है क्योंकि सबसे ज्यादा सही दिखाई दे रहा है। तो इसमें 2 नंबर गलती काटी है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। आंसर हो जाएगा आपको 1 3 4। 34 से क्या हो जाएगा आपको, 1 3 4 क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, 35 नंबर क्वेश्चन। अगर पिछला क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और नहीं समझे हैं तो जाहिर सी बात है आपसे नहीं बनेगा। देखिए क्या बोलता है,
कि जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन उच्च पोषण स्तरों पर अधिक स्पष्ट होता है। भाई अभी क्या बताएं कि मान लेते हैं क्या है, घास था, घास को कौन खा गया है आपको? बकरी खा गया है। बकरी को कौन खा गया? भेड़िया खा गया है, भेड़िया। अब भेड़िया कौन खा गया आपको? बाघ खा गया। क्या गया? बाघ खा गया। घास में क्या है कि डीडीटी का इस्तेमाल हुआ था। अब डीडीटी क्या हुआ कि बकरी में पहुंचा, है ना? ऐसा कई सारा घास बकरी खाया होगा, फिर बकरी में बढ़ते गया, फिर क्या है कि कई सारा बकरी भेड़िया खाया तो और उसमें बढ़ गया, है ना? और बाघ जो है कई सारा भेड़िया खाया तो इसमें बढ़ गया। तो मतलब यहाँ देखें क्या है कि यहाँ से शुरुआत हुआ, इसको जब शुरुआत होता है तो बायो एक्युमुलेशन बोलते हैं, लेकिन बढ़ता जाता है फूड चेन में तो उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और सबसे अधिक क्या होता है? अंतिम वाला के पास होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको है? सही है कि उच्च पोषण स्तर का मतलब ये होता है कि ई इसको बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितना लेवल बढ़ेगा उसको बोलते हैं उच्च पोषण स्तर बोलते हैं। उच्च पोषण स्तर बोलते हैं। तो ये क्या है? सही है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में संचित होते जाते हैं। बोलता है कि जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में संचित होते जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है कि संचित होते जाते हैं। ये सही है कि नहीं है? हाँ, बायो मैग्निफिकेशन में ही तो हुआ। इसका क्या पता कि डीडीटी क्या किया कि पहले घास में गया, घास से बकरी में गया, बकरी से भेड़िया में गया, भेड़िया से क्या बाघ में गया, ठीक है ना? और बायो मैग्निफिकेशन के लिए क्या बोले कि वो जो होता है जनरली क्या बोलते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है वही क्या होता है आपको अगला वाला चरण में क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये सही लग रहा है कि जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में संचित होता जाता है, अब तो उसका बायो मैग्निफिकेशन होता है। तो सही बात है, दोनों सही है। तो क्या इसका व्याख्या किया? हाँ व्याख्या किया। कैसे? पढ़िए। बायोमैग्निफिकेशन उच्च पोषण स्तरों पर अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में संचित होते जाता है, अगला चरण में बढ़ते जाएगा। तो व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए और आर दोनों सही है, और आर ए का क्या सही व्याख्या किया। अब ये 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोलता है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। भाई एसिड रेन जो होता है, ऐसे जो वर्षा जल होता है ना, वर्षा जल उसका पीएच मान 7 होता है, यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। पीएच स्केल क्या होता है? 0 से 14 तक होता है। वर्षा जल क्या होता है? इसका पीएच मान 7 होता है, सबसे शुद्ध जल होता है। और 7 से पीएच मान जब कम होने लगेगा तो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है ना? तो अम्ल वर्षा बोलता है इसका प्रमुख कारण सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। बिल्कुल सही बात है, यही सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है ना? और वही क्या करता है? बिल्डिंग वगैरह पे गिरता है तो उसका कलर डिस्कलर कर देता है। सही बात है। अम्लीय वर्षा मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। हाँ भाई, देखिए मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो गया तो भी दिक्कत बात है, और ज्यादा क्षारीय हो गया तो भी दिक्कत बात है, ठीक है ना? तो यह मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति होता है उसको प्रभावित करता है। और ये भी जानते हैं कि मिट्टी में ज्यादा क्या होता है? जब अम्लीयता बढ़ जाता है, मिट्टी में क्या है अम्लीयता जो होता है यह बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या है चूना डालते हैं। क्या करते हैं? चूना डालते हैं। और जब मिट्टी में क्या है कि आपको ज्यादा जो होता है आपको क्षारीयता क्या होता है? आपको ज्यादा क्षारीयता बढ़ जाता है। अब वहाँ क्या आपको जिप्सम डालते हैं। जिप्सम डाल डाल कर क्या करते हैं? मिट्टी को सही करते हैं। ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये क्या आपको है? सही है, प्रभावित करता है। अम्लीय वर्षा केवल औद्योगिक क्षेत्रों में ही होती है। बोलता है एसिड रेन जो होता है, बोलता है केवल जो है इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। नहीं, एसिड रेन जनरली जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? धुआं के माध्यम से निकलता है। लेकिन हवा तो है, हवा बह के कहीं और एरिया में भी जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया में होगा, और भी एरिया में हो सकता है। तो जो यहाँ पर बोले केवल शब्द देगा तो वहाँ रुकने के लिए बोले थे, गलत हो सकता है। तो अम्लीय वर्षा केवल औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होता बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी आपको हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपको? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। जैसे ही गलत हो गया 3, तो इसमें सभी आंसर नहीं होगा। इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 4, बाकी 4 आप सही हो गया। संगमरमर के क्षरण में अम्लीय वर्षा की भूमिका होता है। ताजमहल जो है सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि आपको अ, मरकाना से सफेद संगमरमर लाया गया था, उससे बनाया गया था, ठीक है? और ताजमहल सफेद है, लेकिन उस पर अम्ल वर्षा जब गिर रहा है, पानी जब एसिड रेन गिर रहा है तो उसमें दाग लगा दे रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है कि संगमरमर के क्षरण, संगमरमर ही जो है वही बोलते हैं सफेद संगमरमर से बनाया गया। तो संगमरमर जो क्षरण हो रहा है उसमें अम्ल वर्षा भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 37 नंबर आइए। अम्ल वर्षा क्यों होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। सही बात है। ओजोन क्षरण क्यों हो रहा है? ओजोन परत में जो होल हो रहा है,
वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा था, सही बात है। स्मॉग क्या होता है? जब धुआं और कोहरा मिल जाता है उसी को बोलते हैं क्या? स्मॉग बोलते हैं। धुआं और क्या, धुंध मतलब कोहरा होता है, मिल गया तो क्या होता है, आपको स्मॉग बन जाता है, ये भी सही है। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, डीडीटी देखते हैं क्या है, डीडीटी से भी कुछ देर पहले बताएं कि बायोमैग्निफिकेशन होता है, ये सही है। तो सब आपस मतलब पहला के दूसरा के भी, और सी का 3, डी का क्या 4, ये क्या सामने सामने क्या आपको दे दिए हैं, सही है। अगला देखिए दोस्त, 37 का ये है। हाँ 37 का ये है दोस्त, सही है रोशन जी। आगे आइए। निम्नलिखित कथन अब बोलता है कि आपको विचार करना है, विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। हाँ भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत में छेद के लिए क्या आपको जिम्मेवार है, कि इसमें से क्लोरीन गैस निकलता है, और क्लोरीन गैस ओजोन परत को क्या करता है, तोड़ता है, ये आपको सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। हाँ भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी से, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकल रहा था, तो कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम किया जा सकता है और ओजोन परत को बचाया जा सकता है? कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में 1987 में क्या हुआ, आपको सम्मेलन किया गया था, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 1987 में। हालांकि मीटिंग 87 में हुआ, लेकिन ये लागू हुआ था आपको 1989 में, 1989 में आपको लागू हुआ था। और यहाँ पर बोला गया कि फेज वाइज क्या करना है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करना है, कम करना है, आवश्यक जगह पर क्या करना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना है। और बाद में क्या हुआ कि 2016 में क्या हुआ, कि किगाली एग्रीमेंट किया गया, किगाली एग्रीमेंट किया गया रवांडा में, कहाँ आपको, रवांडा में किया गया, रवांडा में किया गया। और यहाँ पर बोला गया, ये भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया, यहाँ बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, ये क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। अब इसको भी फेज माइनर क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक ना, आइए। तो ये क्या आपको है, सही है। ओजोन परत मुख्यतः क्षोभ मंडल में पाया जाता है, नहीं, पृथ्वी के कई सारा लेयर है, पृथ्वी के कई सारा लेयर है। सबसे निचला लेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं सबसे निचला लेयर को। और इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर इसको बोलते हैं। और ऊपर वाला जो लेयर होता है, ये जो होता है 8 से, ये होता है 8 से 18 होता है, मतलब इसका 8 से, ध्रुव पर 8, भूमध्य रेखा पर 13, अच्छा 18। तो इसका एवरेज लीजिएगा तो 18, 8, 26, 200 भागा दीजिएगा तो 13। तो क्षोभ मंडल का एवरेज ऊंचाई क्या है, 13 है। अब बाद में 18 से 50 की बात करते हैं, यहाँ पर क्षोभ मंडल है। और 15 से, या 15 से लेकर के 35 तक क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है यहाँ पर, समताप मंडल में बोल सकते हैं। सबसे अधिक क्या होता है आपको, ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो सबसे अधिक इसी में पाया जाता है। और थोड़ा बहुत क्या होता है, ओजोन आपको क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यहाँ पर जब क्षोभ मंडल में रहता है, यहाँ पर जब ओजोन परत रहता है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में, तो यह क्या करता है, सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, और हमको त्वचा जैसे बीमारी और कैंसर जैसे बीमारी से क्या करता है, आपको बचाता है। ठीक है। और जबकि निचला लेयर में चला आता है, तो यह क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है, वायु प्रदूषण का क्या करता है, काम करता है। ओजोन परत मुख्यतः क्षोभमंडल में पाया जाता है, गलत बात है। ओजोन मंडल क्षोभमंडल में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, आपको समताप मंडल में पाया जाता है। तो 3 नंबर गलती है, 3 नंबर गलती हो गया, तो सभी आंसर नहीं होगा, इसमें 3 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं। आगे चलिए। अल्ट्रा वायलेट किरणें जीव के लिए हानिकारक होता है। अल्ट्रा वायलेट किरण क्या होता है, जब त्वचा पड़ेगा तो त्वचा को में अंदर छेद करके चला जाएगा, तो त्वचा संबंधित बीमारी हो सकता है। ये आपको बोल सकते हैं कैंसर जैसा बीमारी हो सकता है, तो ये हानिकारक होता है, ये क्या आपको स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक सही है, दो सही है, चार सही है। तो एक दो चार कहाँ है, एक दो चार यहाँ पर है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, ये बनेगा कि नहीं, ये भी आसान क्वेश्चन है। 39 नंबर, यहाँ पर बोलता है कि तापीय प्रदूषण जलीय परितंत्र को प्रभावित करता है, थर्मल पॉल्यूशन एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। देखिए बेसिकली क्या है कि जल जो होता है, जल में एक निश्चित टेम्परेचर पर जीव रहता है, लेकिन जब जल में गर्म जल डाल देते हैं, गर्म जल जो है तालाब में कोई कंपनी के गर्म जल लिया के डाल दिए,
तो ठंडा जल में जो होता है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और गर्म जल में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। और चूँकि ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जीवन तो मरना शुरू हो जाएगा, ठीक ना? तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। तो मतलब तापीय प्रदूषण क्या कर रहा है? आपको एक्वाटिक जलीय परितंत्र को प्रभावित आपको कर रहा है, ये आपको सही है। तापमान बढ़ने से जल में क्या होता है? घुलित ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाँ भाई, ठंडा जल में ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है और गर्म पानी में क्या होता है आपको? कम होता है। ये भी क्या आपको सही है। अब व्याख्या इसका कर रहा है, कर रहा है। कैसे कर रहा है समझिएगा। तापीय प्रदूषण जलीय परितंत्र को प्रभावित करता है क्योंकि तापमान बढ़ने से जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाता है और उसमें रहने वाला जंतु मरना शुरू हो जाता है। मतलब कि इसका ही व्याख्या आपको किया। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए के क्या कर रहा है? सही आपको व्याख्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए। मृदा प्रदूषण से मृदा की उर्वरता प्रभावित होता है। हाँ, मिट्टी में पॉल्यूशन होगा तो मिट्टी का जो बोल सकते हैं फर्टाइल है, फर्टिलिटी है, उस पर तो प्रभाव पड़बे करेगा। अब पहले के अपेक्षा कम उसमें उपज होगा, ये सही बात है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। देखिए, अगर केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कीजिएगा तो शुरू में तो क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेकिन लंबा समय मिट्टी को खराब कर देता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो कंपनी में बनता है, यूरिया वगैरह की बात करते हैं, वही कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट की बात करते हैं, कंपोस्ट को बोलते हैं खाद। क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। जो कि आपको राख घर का होता है, छिलका होता है, उससे बनता है। यह शुरू में उपज तो ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, लेकिन लंबा समय ज़मीन के लिए क्या होता है, ये अच्छा होता है। तो यह भी सही, ये क्या है कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का जब प्रयोग करेंगे तो मिट्टी प्रदूषित हो जाएगा, सही बात है। कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी का जैव विविधता को प्रभावित करता है। देखिए, कीटनाशक जैसे आप समझिए कि मिट्टी में क्या है, कई सारा कीड़ा-मकोड़ा, जीव-जंतु रहता है। अब हम क्या करें, उसमें कीटनाशक छिड़क दिए तो कीट तो मर जाएगा। तो कीट मरेगा तो कीट ही खाली नहीं मरेगा, उस पर रहने वाला और जीव भी मर जाएगा, क्योंकि कीट 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 को जो खाता होगा उसको भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो इससे क्या है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका है, सही है। मृदा प्रदूषण कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट लग रहा है। देखिए कुछ सकारात्मक स्टेटमेंट को सही मानिएगा और नकारात्मक गलत मानिएगा एग्जाम में। ये बोलता है कि मृदा प्रदूषण कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सोच के देखिए कि मिट्टी खराब हो गया, बोल रहा है कि भाई उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब सही लग रहा है पढ़े में? नहीं, तो ये गलत हो गया। तो गलत हो गया तो इसमें 4 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 4 है तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि सभी में 4 आ सकता है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमिलित कीजिए। कीजिए भाई सुमिलित। यहाँ पर क्या है आप जानते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम जानते हैं कि दलहनी, जो दलहनी जो पौधा होता है, उसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और यह क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करने का क्या करता है, काम करता है। दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है। मटर हो गया, चना हो गया, इसमें आपको पाया जाता है, ठीक है। और एजेटोबैक्टर क्या है, आपका एक बैक्टीरिया है। इसका प्रयोग करते हैं किसमें, आपको बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या करते हैं, आपको करते हैं, ठीक है ना। और माइक्रोराइजा की बात करते हैं। यह जो पौधा होता है, पौधा के जड़ के साथ क्या करता है, कवक मिल जाता है। कवक मिल जाता है, पौधा के जड़ के साथ क्या बोले, जब कवक मिल जाता है तो इसी को माइक्रोराइजा बोलते हैं। और माइक्रोराइजा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, ध्यान रखिएगा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको नहीं करता। यह करता क्या है, यह क्या करता है कि पौधा को, कवक को रहने के लिए घर घर मिल गया। और यह कवक क्या करता है कि जड़ को क्या करता है कि मिट्टी से जो मिनरल होता है, जैसे फास्फोरस वगैरह की बात करते हैं, उसको खींचने में क्या करता है, मदद करता है, जो पौधा की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। ये क्या है, फास्फोरस ऑप्शन में सहायता करता है। और नील हरित शैवाल की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। यह धान के खेत में पाया जाता है, धान के खेत में पाया जाता है। जैसे आपने नोस्टक का नाम सुना होगा, क्या आपको नोस्टक, नोस्टक, एना बेना का नाम सुना होगा, एना बेना का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, नीलहरित शैवाल ही एक तरह का है। और यह सब क्या कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन यह धान के खेत में ज़्यादातर पाया जाता है। सबके सामने सामने दिया गया है, सबके सामने सामने दिया गया है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप बोल सकते हैं कि हाँ सर, नीलहरित शैवाल भी तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। हाँ भाई, नीलहरित शैवाल भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन देखिए, डी का वन कहीं दिखाई दे रहा है, डी का वन कहीं है, ये नहीं है, तो इस पर तो विचार नहीं करना है, इस पर तो विचार नहीं करना है। आंसर हो जाएगा वो वही वाला। अब आइए बबू, यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए विचार करके। विचारमान व्यक्ति आप लोग हैं।
नहीं बाबू, 41 का बी, रोशन जी कैसे आपको 41 का बी आ रहा है बताइए तो? 41 का बी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा ना। राइजोबियम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। राइजोबियम क्या होता है? ये माइक्रो एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन राइजोबियम जो मुख्य रूप से जो होता है दलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है, और यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मुख्य रूप से इसके लिए जाना जाता है ये, ठीक है ना। तो ए का 1 होगा, तो ये तो आंसर होगा, बी वाला तो होगा नहीं बाबू, कैसे बना रहे हैं, गलत है। प्रांजल जी का सही है, प्रांजल जी नाम है, क्या है? हाँ, प्रांजल जी का सही है। निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए भाई। बोलता है ई वेस्ट में भारी धातु पाया जाता है। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई वेस्ट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल का कचरा होता है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। तो ई जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि भारी धातु निकलता है। उससे क्या है, शीशा निकल रहा है, उससे क्या आर्सेनिक निकल रहा है, भारी धातु क्या होता है आपको निकलता है ना। तो मतलब कि ई वेस्ट में भारी धातु क्या होता है, पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। देखिए ये बोलता है पाया जा सकता है, एन वाला हो सकता है, संभावना तो हो ही सकता है ना जी, होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है, सही लग रहा है स्टेटमेंट, पॉजिटिव लग रहा है, सही जाएगा। ई वेस्ट का अनुचित अनुचित निपटान पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ये निपटान मतलब क्या है कि ई वेस्ट जो है उसको हम क्या किए हैं, कहीं जाके रोड पर फेंक दिए हैं। उससे क्या होगा, भारी धातु निकलेगा। उससे क्या होगा कि लोग को नुकसान पहुंचेगा? नहीं। कोई भी कचरा को अगर बाहर फेंक देते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे सही तरीके से निपटान कर देते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मतलब ई वेस्ट अगर अनुचित निपटान मतलब बढ़िया तरीके से निपटान उसको नहीं करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ भाई पहुंचा सकता है, सही बात है। कंप्यूटर एवं मोबाइल ई वेस्ट का उदाहरण है। हाँ, मोबाइल और कंप्यूटर जो खराब हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा के रूप में बदल जाता है, ये आपको सही है। अगला है कि ई वेस्ट पूरी तरह से जैव निम्नीकरणीय होता है। बोलता है कि ई वेस्ट पूरी तरह से जैव निम्नीकरणीय मतलब क्या हो गया कि यह आपको बायो डिग्रेडेबल होता है, डिग्रेडेबल होता है। मतलब समय के साथ नष्ट हो जाएगा नहीं भाई। यह जो होता है, जो ई कचरा होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इस समय के साथ आपको नष्ट नहीं होता है, लंबा लंबा समय तक क्या होता रहता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये क्या आपको गलत दिया गया है। तो मतलब कि 4 नंबर इस सभी आंसर नहीं होगा, इसमें 4 ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। मतलब कि 42 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपको आंसर हो जाएगा। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन। रेडियोधर्मी प्रदूषण दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण बोल सकते हैं। परमाणु रिएक्टर की अगर बात कीजिएगा ना, तो परमाणु रिएक्टर भी क्या है, आपको रेडियोधर्मी प्रदूषण ही करता है, क्योंकि वहां से रेडिएशन निकलता है, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कहा जाता है कि जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था, उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आज भी अंधरा, कन्ना, लंगड़ा, लूल्हा क्या होता है, वहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चा-बच्ची पैदा होता है। उसका अभी तक क्या होता है, प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका पर्यावरण पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, सही बात है। कुछ रेडियोधर्मी समस्थानिकों का अर्ध आयु काल बहुत लंबा होता है। हाफ लाइफ टाइम या उसका लाइफ टाइम लंबा होता है। क्यों इसका प्रभाव लंबा समय तक होता है? क्योंकि इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। यूरेनियम अगर क्या है, रेडिएशन हो गया है, तो यूरेनियम खत्म नहीं हो जाएगा, उसका प्रभाव लंबा समय तक दिखाई देगा उसको, क्योंकि लाइफ टाइम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बोलिए कि इसका ये व्याख्या किया कि नहीं, तो किया व्याख्या। रेडियोधर्मी प्रदूषण दीर्घकालिक मतलब क्या है कि लंबे समय में क्या कर सकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है क्योंकि समस्थानिकों का जो होता है, रेडियोधर्मी जो समस्थानिक होता है, आइसोटोप्स होता है, उसका जीवन काल लंबा होता है, सही है। तो मतलब कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का क्या कर रहा है, व्याख्या आपको कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए। बायो रिमेडिकेशन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखिए, कचरा को निपटान जब किया जाता है तो कई तरीका है। ओपन डंप कर दें, खुले में उसको डंप कर दें, गड्ढा खाद का डंप डंप कर सकते हैं, या उसको क्या बोलता है, आग पर जला सकते हैं, इंसाइनरेशन प्लांट में जला सकते हैं। या एक पायरोलिसिस पूछता है कि बिना ऑक्सीजन को उसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, उसको पायरोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। या कचरा को एक और तरीका हो सकता है कि उसको क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग करके उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करेंगे। जो सामान्य तौर पर जो बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है, उसको क्या है कि सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ बोलता है कि बायो रिमेडिकेशन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बायो रिमेडिकेशन क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कचरा को क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कचरा की हम बात नहीं करते हैं, बायोडिग्रेडेबल कचरा की बात करते हैं। उस जीव का आप प्रयोग करके क्या करते हैं, उसको उसको तोड़ते हैं, तुड़वाते हैं। ये आपको सही है। इसका उपयोग प्रदूषित मिट्टी एवं जल के उपचार में किया जाता है। हाँ, मिट्टी प्रदूषित हो गया है, जल अगर प्रदूषित हो गया है, तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और उसे शुद्ध करेंगे। ये आपको सही है। यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। हाँ, इसमें कोई धुआं-वुआं नहीं निकलता है। धुआं निकलेगा तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होगा। लेकिन चूँकि धुआं नहीं निकल रहा है, अब चूँकि धुआं नहीं निकल रहा है, तो ये बोलें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण को यह नुकसान जो है, कम पहुँचा रहा है। ये क्या आपको है? सही है। इसमें केवल रासायनिक विधियों का प्रयोग किया था ना भाई, इसमें रासायनिक विधि का प्रयोग कहाँ किया गया? इसमें तो जीव का इस्तेमाल कर, इसमें केमिकल टेक्निक का हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? ये तो इसी गलती दिया गया 4 नंबर, तो ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो जाएगा। 44 का क्या बनाए हैं आप? हाँ, सही है दोस्त। अब आइए, अब वही क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर आपसे बनता है कि नहीं? ये बोलता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून माना जाता है। हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को छाता कानून या छाता विधान या अम्ब्रेला कानून माना जाता है। बिल्कुल आपको सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां दिया गया। हाँ, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है, केंद्र सरकार को कई सारा शक्ति दिया गया। वो निर्णय कई सारा ले सकते हैं। अभी आपको सही लग रहा है। यह भारत का पहला प्रमुख पर्यावरणीय कानून था। अब देखिए, यह भारत का पहला प्रमुख पर्यावरणीय कानून था कि नहीं? अभी कुछ देर पहले बताएं कि पहला जो था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। उसके बाद क्या है कि 1974 में आपको क्या आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड मतलब वाटर को पॉल्यूशन को बचाने के लिए 1974 में आया था। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना भी किया गया था। इसके अलावा 1981 में आया था क्या, इन्वायरमेंट सॉरी एयर पॉल्यूशन वाला आया था, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक लाया गया था, ठीक ना? तो ये सब लाया गया था। लेकिन सबको मिलाकर क्या है, 1986 में है क्या, बना दिया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको बोलते हैं कि पहला प्रमुख क्या है, यहाँ प्रमुख शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला तो नहीं है ओवरऑल, लेकिन प्रमुख दिया गया है, तो पहला क्या है, मेजर बोल सकते हैं। पर्यावरणीय कानून कौन था, आपको यही था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें सब का सब सही है। 45 है क्या है, 45 का क्या है आपको, सब के सब सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, इसे 45 का एक चीज यहाँ पर आप बताइएगा, 45 का इसमें क्या बना सकते हैं? सब बना सकते हैं कि केवल एक बना सकते हैं? क्योंकि कई सारा बच्चा एक बना रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबका ये आ रहा है, तो इसको भी समझते हैं। अब देखिए, इस समझिए क्या होता है, कई बार क्या है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, पहला जो दिया गया ना, पहला, तो पहला क्या है, पहला के कारण एक स्टेटमेंट 4 गलत हो सकता है, लेकिन अगर यही स्टेटमेंट रहता कि यह भारत का प्रमुख पर्यावरणीय कानून था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सही हो जाता। लेकिन यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया पहला, तो पहला तो नहीं है, इसके अलावा पहले भी आ चुका है। तो ये इसको गलत ही मान लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक ना? इसको गलत ही मान लीजिए, क्योंकि पहला शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, तो ये पहला तो नहीं होगा। प्रमुख हो सकता है, लेकिन पहला ही नहीं था। तो यहाँ क्या है, 4 नंबर क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये बाबू गलत, ये गलत, यही आंसर हो जाएगा। 45 का यही बनाइए, 45 का यही रहेगा सबसे बेस्ट आंसर। ये बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? चलिए, 46 का बनाइए दोस्त, 46 का। ये लगता है क्वेश्चन हो गया जी। बायो रेमिडिकेशन प्रदूषण नियंत्रण की एक जैविक विधि है। उस मतलब जब बायो रेमिडिकेशन से कुछ और पहले अलग तरह का क्वेश्चन था, इसमें कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। हाँ, बायो रेमिडिकेशन क्या है, प्रदूषण नियंत्रण करने की एक जैविक विधि है। खास करके इसमें मिट्टी और जो जल प्रदूषण हो जाता है, तो उसमें जीव के प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रदूषण को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये आपको सही है। इसमें जीवित जीवों द्वारा प्रदूषकों का घटक कराया जाता है। हाँ, जो प्रदूषक होता है उसको जीवित जीव द्वारा उसको खत्म कराया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब इसका ये व्याख्या किया है कि नहीं, व्याख्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
बायो रेमिडिकेशन प्रदूषण नियंत्रण करने की एक जैविक जैविक विधि है, क्योंकि इसमें जीवित जीव का प्रयोग करके प्रदूषक को अपघटन करके प्रदूषण को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो सही है, दोनों सही है। और आर क्या है, ए का क्या है, आपको सही व्याख्या कर रहा है। आइए, अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर। सही था, आप लोगों का सही था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है। पहचान कीजिए, बोलता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ भाई, रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना? इसको आप लोग बनाइए, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर देते हैं। हेलो हेलो। हाँ। परमाणु दुर्घटनाएं रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। हाँ भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है परमाणु रिएक्टर से निकल सकता है, यूरेनियम प्लूटोनियम वगैरह। बिल्कुल सही बात है। रेडियोधर्मी विकिरण अनुवांशिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हाँ, जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है ना, रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन होता है ना, यह अनुवांशिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अगर उसका प्रभाव आपको पर आया है, तो आपके खानदान में भी उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वही तो बता रहे हैं कि अभी तक क्या होता है, जापान में अंधड़ा लंगड़ा बच्चा बच्ची क्या होता है, आपका पैदा होता है, किसी का शरीर खराब मतलब जला हुआ है, तो किसी का कुछ जला हुआ है, उस तरह से बच्चा पैदा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। सकना सकना दे रहा है ना, तो सकता है, सकता है, सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? स्टेटमेंट तो पॉजिटिव लग रहा है। अगर ये रहता कि रेडियोधर्मी विकिरण हमेशा शब्द का इस्तेमाल करेगा तो गलत हो जाएगा, हमेशा नहीं हो सकता है। हमेशा शब्द का इस्तेमाल करेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण का जीव जंतुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसी गलती लग रहा है जी, ये फालतू की बात बोल रहा है। ये रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहा है और जीव जंतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या आपको लगता है कैसा हो सकता है? नहीं, ये तो गलत हो गया बाबू। तो मतलब सभी सही नहीं होगा, दो तीन चार सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें चार है। आंसर हो जाएगा एक दो तीन, एक दो तीन हो जाएगा। ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन बनाइए दोस्त। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है। देखिए, उर्वरक का या फर्टिलाइजर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है बढ़ जाए और ज्यादा उपज हो। और जब उर्वरक के रूप में क्या कोई जीव का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे नोस्टा हो गया, एनाबेना हो गया, है ना? ये सब राइजोबियम का भी क्या है, जैव उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जनरली क्या है, नोस्टा हो गया, एनाबेना हो गया, है ना? इसके अलावा एक और होता है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये बड़ी पूछता है क्वेश्चन। एजोला, एजोला को भी क्या करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपको सही है। जैव उर्वरक पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो क्या ये व्याख्या किया? हाँ भाई, व्याख्या किया। कैसे व्याख्या किया? जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि जैव उर्वरक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है ना, बढ़ाने वाला सूक्ष्म जीव का प्रयोग करता है। इस कारण से क्या होता है कि आपको मिट्टी का फर्टिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है, एक आपको व्याख्या भी कर रहा है। सूची वन को सूची दो से मिलाइए बाबू, मिलाइए सूची वन को सूची दो से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। और पेरिस समझौता क्या है, जलवायु परिवर्तन से है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वायु की गुणवत्ता के बारे में बताता है। सबके सामने सही दिया गया है। आज सबके क्वेश्चन सेट हुआ है ना, तो सब में क्या है कि इसी वाला डाल दिए है, लेकिन अगला बार ही नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बता चुके हैं, कनाडा में मॉन्ट्रियल जगह है ना? यह क्या है कि 1987 में आपको हुआ था, और यह 1989 में आपको लागू हुआ, बता चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्या हुआ था आपको, जापान के शहर में क्या हुआ आपको, क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है। और यह क्या है, 2005 में क्या हुआ था आपको, लागू हुआ था। पेरिस समझौता की बात करते हैं, ये आपको 2015 में हुआ था। 2015 में कॉप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 21वां सम्मेलन चल रहा था, वहीं पर इसका स्थापना किया गया। और यहीं पर क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, भारत के गुरुग्राम या गुड़गांव में रखा गया। सब सही है।
आगे आइए, 50 नंबर बाबू, आइए। ये बनता है कि नहीं, बनाइए। निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए, विचार कीजिए बाबू। बोलता है कि PM2.5 फेफड़ों की गहराई तक प्रवेश कर सकता है। देखिए, PM और PM अगर हम बात करते हैं। हम्म, PM10 की बात करते हैं, जैसे PM10 हो गया, PM10 हो गया, और PM2.5 है। दोनों क्या है कि एयर को पोल्यूशन कर रहा है, ठीक ना। लेकिन PM10 क्या है, ज्यादा अंदर, इसका साइज बड़ा है तो अंदर तक नहीं घुसेगा। लेकिन PM2.5 इतना छोटा है कि आपका क्या है, अंदर तक गहराई में फेफड़ा तक प्रवेश कर जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सही है। PM10 की तुलना में PM2.5 अधिक खतरनाक है। हाँ भाई, ये 10 से तुलना कीजिएगा तो छोटा इसका साइज है, तो ज्यादा क्या आपको है, खतरनाक है। ये भी आपको क्या है, आपको सही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM2.5 को शामिल किया गया। अब देखिए, ये रट्टे वाला पार्ट है बाबू। देखिए, भारत में जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स बनाया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बनाया गया है, इसमें 8 वो शामिल है। भारत के एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या 8 शामिल है। एक तो समझिए क्या बताएं, एक तो क्या है, PM10 शामिल है, और PM क्या बोले, 2 पॉइंट क्या है, 5 शामिल है। PM10 भी शामिल है, और क्या है, PM2.5 शामिल है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के आप नाम सुनोगे, ये भी शामिल है। सल्फर के ऑक्साइड शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। ठीक है ना, और कुछ आपको बचा हुआ है बाबू। और एक जानते हैं क्या है आपको, अमोनिया, क्या अमोनिया भी शामिल है, और एक ओजोन भी शामिल है। क्या हुआ दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, एक और क्या बच रहा है, 8 को। एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है, भारत में 8 शामिल है, एक और कुछ बच रहा है। एक तो PM, ये तो याद हो जाएगा कि PM10, PM2.5। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है, ऐसे याद कीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए दोनों जी मार है, तो ये भी शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर पोल्यूटेंट नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और अमोनिया भी शामिल हो गया। नाइट्रोजन का मतलब ऑक्साइड, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यहाँ पर अमोनिया NH3 है। एक ओजोन भी शामिल हो गया। और एक और क्या है, एक शायद लेड है, लगता है कि लेड एक है, इसको थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, लेड होगा। ठीक है, लेड को PV से दिखाते हैं। तो लेड भी क्या इसमें आपको शामिल है, ठीक ना। तो PM2.5 केवल प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न होता है। बोलता है कि PM2.5 जो है, ये केवल नेचुरल सोर्स से उत्पन्न होता है। नहीं भाई, ये क्या होता है, नेचुरल सोर्स से उत्पन्न नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल क्या होता है, आपको पर्यावरण में क्या होता है, आता है, वही क्या करता है, आपको प्रदूषण का काम करता है। प्राकृतिक सोर्स से ये उत्पन्न नहीं होता है। जनरली क्या होता है, मैन मेड सोर्स से उत्पन्न होता है। तो 4 गलत हो गया, तो सभी आंसर नहीं, सभी आंसर नहीं। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ ही क्या हो गया, सेवा क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया। आप बताइएगा, यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है बाबू तो बताइए दोस्त। चलिए, कुछ लइकन अभी तक टिकल रह गया, ये तो बहुत बहादुर वाला बात हो गया। जो रोशन जी, प्रांजल जी, ऋतिक जी, रवि, कुसुम, सो सलोनी, है ना, यहाँ तक टिकने का मतलब है कि आप बहादुर आदमी हैं। तो सब क्या है, खाली मजा के फेर में रहता है कि थोड़ा सा आया, देखा गया तो निकल गया, चलो हो गया। 2 क्वेश्चन देख लिया और निकल गया कि उसका हो गया, ठीक ना। हाँ, प्रांजल भाई PV ही होगा, लेडी होगा, वही होगा इसमें, ठीक ना। अब देखिए, याद कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन, मतलब याद रट्टे वाला है दोस्त कि इसमें कौन कौन शामिल है, हो सकता है एग्जाम में। देखिए, वही नहीं करे, बार बार देखिएगा, सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब अपने आप याद है। वीडियो देखिएगा तो एक बार में थोड़ी याद हो जाएगा, कई बार देखिएगा, सुनिएगा, तब नहीं याद होगा। फिर यही क्वेश्चन कुछ और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है एयर क्वालिटी शामिल नहीं है, इसमें 3 4 को दे देगा, वो नहीं रहेगा, है ना। इसको लगातार देखते रहिएगा तो काम हो जाएगा। चलिए, इसके साथ ही आज का सेवा क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।